फिर अगर कोई आप फाइनेंशियल एसेट्स लिया है तो कैश के अंदर उसकी सेटलमेंट हो सकती है। और क्रेडिट रिस्क, हायर क्रेडिट रिस्क ड्यू टू डायरेक्ट काउंटर पार्टी एक्सपोजर विदाउट एन इंटरमीडिएट। अब इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तुम खुद सोचो, एक शेयर तुमने खरीदा सेबी के अंदर किसी कंपनी का, तो वो तो सेफ है क्योंकि सेबी बैठा हुआ है तुम्हें बचाने के लिए। एक सपोज करो तुमने ऐसी जगह से खरीद लिया जहां का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो अगर सवाल आता है कि काउंटर पार्टी रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क समझ रहे हो ना, कि सामने वाली पार्टी मुकर सकती है। सामने वाली पार्टी ने तुम्हारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने उसको पैसे दे दिए, वो कल को मुकर जाए, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है जो उस चीज को रेगुलेट कर रहा है। तो इस वजह से काउंटर पार्टी रिस्क है वो यहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट काउंटर पार्टी एक्सपोजर होता है जिसके अंदर किसी तरीके का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, जिसमें किसी तरीके की कोई इंटरमीडिएट नहीं होती है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो फ्यूचर इससे बिल्कुल अलग है। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर कस्टमाइज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट ट्रेड्स ऑन एक्सचेंज। मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। बस फर्क क्या है? फर्क है कि यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी कस्टमाइज की और यहां पर स्टैंडर्डाइज की। तो इसका पहला पॉइंट ही क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन। फिक्स टर्म रिगार्डिंग क्वांटिटी, क्वालिटी एंड डिलीवरी डेट, सब चीजें फिक्स है, रिटर्न है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो भाग नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। ट्रेडिंग, ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, मतलब जैसे सेबी हुआ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हुआ या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हुआ। मार्क टू मार्केट, मतलब डेली सेटलमेंट ऑफ गेन्स एंड लॉसेस बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस मूवमेंट। अब देखो इसके अंदर एक और डिफरेंस था। अगर आप इसको देखते हो ना तो इसकी सेटलमेंट है वो सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे ही होगी क्योंकि आपने कस्टमाइज करवा दिया। लेकिन अगर आप इसके बाद के पॉइंट देखते हो ना तो यहां पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो कहां हो रही है? डेली बेसिस पे हो रही है। फ्यूचर के अंदर डेली बेसिस पे होती है, डेली बेसिस पे होती है। ये भी इसका एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा मार्जिन रिक्वायरमेंट, इनिशियल एंड मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायर्ड टू मिटिगेट डिफॉल्ट रिस्क। अब इसके अंदर काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, तो आपसे कुछ शुरुआत में प्रीमियम ले लिया जाता है, आपसे कुछ पेमेंट पहले ले ली जाती है कि अगर कल को आप डिफॉल्ट करते हो तो उस पैसे को क्या किया जा सकता है? एडजस्ट किया जा सकता है। सो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की बात की जाती है। क्लियरिंग हाउस एंड इंटरमीडिएट टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी, यानी लोअर लिक्विड देन फॉरवर्ड ड्यू टू एक्सचेंज ट्रेडिंग। अब फॉरवर्ड से क्या होते हैं? ये ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट पे जाके क्या करते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, और इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। क्लियर? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहां पर एक डिफरेंस का चार्ट दिया हुआ है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, सबसे पहले तो फॉरवर्ड है क्योंकि ये ओटीसी पे कस्टमाइज होते हैं, सेटलमेंट और मैच्योरिटी। लेकिन वो फ्यूचर होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं और डेली। मार्क टू मार्केट, मार्क टू मार्केट का मतलब है इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो डेली बेसिस पे होती है। इनकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो क्या होती है बेटा? डेली बेसिस पे होती है। हर रोज ये क्या होते हैं? ऑपरेट हो रहे होते हैं। रिस्क ज्यादा किसमें होगा? रिस्क होगा आपका फॉरवर्ड में, हाई क्रेडिट रिस्क। क्यों? क्योंकि कोई क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं है, कुछ इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करते हो तो लोअर क्रेडिट रिस्क, क्लियरिंग हाउस इन्वॉल्वमेंट है। तो क्रेडिट रिस्क होता है वो कम होता है क्योंकि एक्सचेंज हाउस के अंदर क्या होती है? इन्वॉल्व। लिक्विडिटी, फॉरवर्ड होते हैं वो लेस लिक्विड होते हैं क्योंकि कस्टमाइज होते हैं और ओटीसी होते हैं, और क्योंकि एग्जीक्यूट किए जाते हैं एक्सपायरी पे। ये क्या होते हैं? ये मोर लिक्विड होते हैं क्योंकि स्टैंडर्डाइज होते हैं और एक्सचेंज रेट होती है। अगर आपने आज इसको एग्जीक्यूट करना है तो आप आज इसको एग्जीक्यूट करके इसकी क्या कर सकते हो? कैश ले सकते हो। ठीक है? तो ये आप लोगों के कुछ हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, कॉल हुआ और कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आएंगे, दोबारा रिपीट भी हो जाएगा। जिसको थोड़ा बहुत समझ नहीं आया तो यहां पर दोबारा पढ़ूंगा तो दोबारा समझ आएगा। पहली है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को आप एफएक्स भी बोल देते हो, फॉरेक्स भी बोल देते हो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? जैसे आपकी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होती है उसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर किसको एग्जीक्यूट किया जाता है? फॉरेन करेंसी की सेल परचेज होती है, फॉरेन करेंसी की सेल परचेज होती है। ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर ट्रेडिंग करेंसीज, इट फैसिलिटेट द कन्वर्जन ऑफ वन करेंसी टू अनदर करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज में आप किसको ट्रेड करते हो? आप फॉरेन करेंसीज को ट्रेड करते हो और आप मार्केट रेट पे अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। इंडिया के रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, डॉलर को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इट इज बेसिकली द मार्केट फॉर करेंसी, इट इज मार्केट फॉर करेंसी, ये मार्केट फॉर करेंसी। ठीक है? अब इसके की फंक्शंस क्या है? सबसे पहले तो करेंसी कन्वर्जन, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बाय हेवर करेंसी कन्वर्जन। तो आप यहां पे जाके अगर आपके पास आप ऑथराइज्ड पर्सन हो तो आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो और वहां पर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें आप अपनी करेंसी को कन्वर्जन कर सकते हो। मतलब किसी भी देश में किसी भी देश की करेंसी के साथ क्या कर सकते हो? कन्वर्जन कर सकते हो। देन आ जाता है हेजिंग, अलाउ बिजनेस टू हेज अगेंस्ट फॉरेन एक्सचेंज बाय लॉकिंग एन एक्सचेंज रेट। अब यहां पर हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेज करने का मतलब क्या होता है? जहां पर आप अपने रिस्क को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हेजिंग की फैसिलिटी होती है, आगे हेजिंग टॉपिक डिटेल में भी आएगा, जिसके अंदर आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो एक्सचेंज रेट के हिसाब से। ठीक है? जितना एक्सचेंज रेट है उस पर आपने फिक्स कर दिया तो उससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप रिस्क से प्रोटेक्टेड रहते हो। आपको ये लगता है कि भैया मेरे को नुकसान तो नहीं होगा कम से कम। Then speculation, provide opportunity for trader to speculate on currency movement। अब इसके अंदर स्पेकुलेशन भी होता है। अब स्पेकुलेटर कौन से होते हैं? स्पेकुलेटर वो लोग होते हैं ना जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन करने का मतलब क्या होगा? जो ये सोचते हैं कि भैया आने वाले समय में मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मतलब शेयर मार्केट में ऐसी होता है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है जैसे स्पेकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो स्पेकुलेशन के अंदर आप एस्टिमेट लगाते हो कि आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाएंगे, आने वाले समय में प्राइसेस नीचे जाएंगे, और उसके हिसाब से आप क्या करते हो? उसके अंदर ट्रेड करते हो।
जाना जाता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब अपॉर्चुनिटी वेयर ट्रेडर कैन प्रॉफिट फ्रॉम डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट इन द डिफरेंट मार्केट। अब आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है जब एक बंदा साइमल्टेनियसली, ध्यान से सुनो, आर्बिट्रेज का मतलब जब एक पर्सन साइमल्टेनियसली एक जगह से चीज को खरीद रहा है और दूसरी जगह पर बेच रहा है, मतलब जहां से सस्ती मिल रहा है वहां से खरीद रहा है और जहां पर महंगी बिक रही है वहां पर बेच रहा है। क्लियर है? पहली बात लिखा हुआ है डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट इन डिफरेंट मार्केट्स। तो आप एक ही चीज को तो डिफरेंट मार्केट्स में, मतलब एक मार्केट में आपने उस चीज को खरीदा, सिंपल भाषा में देखो, 10 रुपए की खरीदी और आपने उसको दूसरी जगह पर 15 रुपए की बेच दिया, तो आपको 5 रुपए का प्रॉफिट। एक मार्केट में जहां पे सस्ता मिल रहा है वहां से उठा रहा है और जहां पर महंगा मिल रहा है वहां पर बेच रहा है, जहां पर महंगा मिल रहा है उसमें उस जगह पर क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं? सबसे पहला सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट, सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? कमर्शियल बैंक्स होते हैं। मेजर प्लेयर फैसिलिटेट करेंसी एक्सचेंज फॉर बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स। तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कमर्शियल बैंक्स हैं, वो ट्रेड करते हैं क्या? जिसके अंदर आप ये बोलते हो कि भैया वो फैसिलिटेट करते हैं क्या करने के लिए? बिजनेसेस और इंडिविजुअल को कमर्शियल बैंक है। दूसरा आ जाता है सेंट्रल बैंक है। फॉरेन एक्सचेंज को, भारत के फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कौन कर रहा है? फेमा में पढ़ा है आरबीआई। आरबीआई इज रेगुलेटर दैट इज इंटरवीन्स टू स्टेबलाइज और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ करेंसी। तो सेंट्रल बैंक मतलब यहां पर आरबीआई है, इसका मतलब जाना जाता है इन्वेस्टमेंट बैंक, इंगेज इन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एंड ऑफर फॉरेक्स सर्विसेज टू क्लाइंट्स। तो जो इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको। किस पर्पस के लिए? आपको इन्वेस्टमेंट के लिए, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए आपको सुजेशंस देते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या करते हैं? मतलब सलाह देते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। सो इंगेज इन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग एंड ऑफर फॉरेक्स सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। मतलब आपको अगर फॉरेक्स सर्विसेज चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप किसके पास चले जाओगे? आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास चले जाओगे। यू विल गो टू द इन्वेस्टमेंट बैंक्स। उसके बाद कॉर्पोरेशन है, जितने भी आपकी अलग अलग प्राइवेट कॉर्पोरेशन होती हैं वो सारी इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। इंगेज इन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस। हेल्थ फंड्स है, इंगेज इन स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशंस। रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और इंडिविजुअल्स है जो कि यहां पर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल जो आप लोग फॉरेन एक्सचेंज है या फिर आपका जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर ये सारे प्लेयर्स होते हैं। ठीक, मतलब देखो फॉरेन एक्सचेंज कुछ अलग से नहीं है। अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पता है, तो फॉरेन एक्सचेंज भी वही है। बस यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। जब आप स्टॉक की बात करते हो, स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो, तो उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो नेशनल लेवल पे हो रही है। और यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो किस लेवल पे हो रही हैं? वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही हैं। तो यहां पर आपका सेंट्रल बैंक भी आएगा, आपके कमर्शियल बैंक्स भी आएंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी आएंगे, कॉर्पोरेशन जितने भी प्राइवेट है, हेज फंड्स होते हैं जो आप लोगों को रिस्क से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर है जिनके थ्रू आप शेयर परचेज करते हो, तो समझ लो ना, ब्रोकर है जिसको किस चीज की जरूरत है, जिसने कमीशन पे काम करना है। और दूसरा इंडिविजुअल, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ जाके खरीद रहे हो या आप कुछ बेच रहे हो, तो आप कौन हो? यू आर द ट्रेडर। आप कौन हो? वहां पर ट्रेडर। ठीक है, अब ये आगे आपकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं। देखो, पहला होता है स्पॉट। स्पॉट का मतलब ऑन द स्पॉट, जिसको आप मार्केट प्राइस बोल देते हो। मार्केट प्राइस का मतलब है कि आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है, समझ लो ना, इमीडिएट एक्सचेंज ऑफ करेंसी एट द करंट प्राइस सेटल्ड विद इन 2 बिजनेस डे। इस टाइम पे जो 48 घंटे के अंदर सेटलमेंट होनी जरूरी होती है स्पॉट ट्रांजैक्शंस की। मतलब अगर इस टाइम पे सपोज करो डॉलर का प्राइस 80 रुपए चल रहा है, तो आपने अभी उसको एग्जीक्यूट कर दिया तो 80 रुपए में एग्जीक्यूट होगा। सेटलमेंट चाहे 48 घंटे में हो, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो मार्केट प्राइस पे, स्पॉट प्राइस पे, इस टाइम पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे उसको क्या कर दिया? एग्जीक्यूट कर दिया। तो ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट ऑन द स्पॉट कर दिया गया, लेकिन उसकी सेटलमेंट है वो आपकी 48 आवर्स के अंदर हो जानी चाहिए। देन आता फॉरवर्ड, भी आपको पढ़ा है, एग्रीमेंट टू एक्सचेंज करेंसी एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट। तो एक फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट डिसाइड कर लिया, उससे पहले नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सपायरी पे करोगे और उसका प्राइस भी पहले से डिसाइड है, आपका उस प्राइस भी पहले से डिसाइड है। और देना जाता है स्वैप। स्वैप होते हैं बेसिकली ये करेंसी के लिए यूज होते हैं, साइमल्टेनियसली स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस टू मैच लिक्विडिटी एंड हेजेस। तो स्वैप होते हैं, इसके अंदर करेंसी को एक्सचेंज किया जाता है। बेसिकली इट इज जस्ट द स्पॉट एंड फॉरवर्ड, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? स्वैप बोला जाता है। स्वैप करने का समझ लो ना, एक्सचेंज करना। सो स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन टू मैनेज लिक्विडिटी एंड हेज रिस्क। रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए आप दोनों स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन को एक साथ क्या कर रहे हो? एक्जीक्यूट कर रहे हो। ऑप्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई दी है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है? जहां पर आपको राइट देता है बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है टू एक्सचेंज करेंसी एट अ स्पेसिफिक रेट और बिफोर एंड स्पेसिफिक डेट, जो एक्सपायरी होती है उससे पहले। और फ्यूचर ये हमने पढ़ लिया। स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सचेंज पे क्या होते हैं? ट्रेड होते हैं ऑन द डेली बेसिस। ऑन द डेली बेसिस मार्केट एक्सचेंज रेट पे होता है। अगर प्राइस बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो वो सारी चीजें इसके तहत क्या होती हैं? डिसाइडेड होती हैं। ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड अंडर दिस। क्लियर? अब एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब फ्लेक्सिबल। जब आईएमएफ बना था, वर्ल्ड बैंक बना था 1944 में, तो उस टाइम पे ना 1972 तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलता था। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब हुआ कि जहां पर हमें यह पता है कि जो भी एक्सचेंज होगा वो किस बेसिस पे होगा? वो मार्केट फोर्सेस पे नहीं होगा, सरकार ने वो डिसाइड करती है उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है इसके अंदर सरकार की कोई इंटरवेंशन नहीं होती है। ये किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। इट इज बेसिकली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस के द्वारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड किया जाता है, मार्केट फोर्सेस। क्लियर? देन आ जाता है फिक्स्ड। अब पहले ये होता था लेकिन अब तो ये खत्म हो गया है। कंट्रीज करेंसी वैल्यू इज पेग। पेग का मतलब है कि उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना टू अनदर मेजर करेंसी होता है बास्केट ऑफ करेंसीज। जैसे पहले गोल्ड के बेसिस पे होता था, वो गोल्ड के बेसिस पे होता था या फिर डॉलर के बेसिस पे होता था, तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम करेंसीज को क्या करते हैं? एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं। देन आ जाता है पेग फ्लोट। पेग फ्लोट का मतलब
A hybrid system where a currency is pegged to another currency but can fluctuate within certain range. Pegged होता है यहाँ पर फिक्स कॉम्बिनेशन और फिक्स और फ्लेक्सिबल का क्या होता है कॉम्बिनेशन यूज करना। फिक्स और फ्लेक्सिबल का क्या यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। A hybrid system where a currency is pegged to another currency but can fluctuate within certain range। ठीक है, ठीक हो गया। अब भारत इंडिया को छोड़ के इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज सेंटर ये तो नहीं पूछा जाएगा, जैसे लंदन द लार्जेस्ट फॉरेक्स ट्रेड सेंटर अकाउंटिंग टू सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ डेली फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। 1 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेंगे। यूरो करेंसी पढ़ेंगे बेटा, यूरो करेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आगे है। यूरो करेंसी एडीआर जीडीआर सब है इसके अंदर, टेंशन मत। मैंने बोला ना कि फुल कोर्स के अंदर चाहे कुछ छूट जाए, कोई टॉपिक मैं ना पढ़ाऊं, लेकिन रिवीजन के अंदर उसको जरूर से पढ़ाऊं। या तो वो क्लास में डिस्कस होगा, नहीं तो उसकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप अपनी तरफ से उसको एक बार पढ़ सकते हैं। सर क्या क्या करें, मैं तो हैरान हूं यार, इस बैच के बच्चे इतने ज्यादा नेगेटिव क्यों है? मतलब मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे पहले किसी ने इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं किया ना, तुमसे पहले बच्चे पढ़ के ही नहीं गए। इस एग्जाम को क्रैक करने का यही तरीका है, यही सारी चीजें वो पढ़ते थे, यही चीजें हम पढ़ाते थे और वो वैसे ही पढ़ते थे, लेकिन वो आपकी तरह रोते नहीं थे। बहुत सिंपल सी बात है। अब 5-7 दिन की बात है, अगर इस 5-7 दिन को सही तरीके से पढ़ लोगे तो आपका फायदा है, और अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान भी आपका ही है। मैराथन 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 रोते रह रहे हो, मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैराथन में क्या हो जाएगा, 3 क्लासेस को इकट्ठा कर दो तो 6 घंटे की मैराथन हो जाएगी। हफ्ते में आपकी 4 मैराथन ऑलरेडी हो रही है, 24 घंटे की मैराथन आपकी ऑलरेडी हो रही है, आपको पता नहीं चल रहा। अब मैराथन मैराथन को आपने इतना हाइप क्यों बना दिया बेटा मैराथन की? मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंस के अभी एक क्लास के अंदर 2 घंटे के अंदर मैं पूरी यूनिट कवर करवा रहा हूं, या 2 क्लासेस के अंदर। अब 6 घंटे की मैराथन होगी तो उसके अंदर भी तो दो यूनिट ही होंगी, तो वो तो आपकी ऑलरेडी हो ही रही है। मैं तो हैरान हूं यार, मतलब बोलते क्या ही बोलूंगा मैं तुम लोगों को। फिर बोलते हैं सर ये यूनिट कब होगी, वो यूनिट कब होगी। तो मुझे एक बात बताओ, जब से ये कोर्स शुरू हुआ है कोई ऐसा है जो यूनिट शुरू किया मैंने वो खत्म नहीं की हो? कितनी यूनिट्स रह गई आपकी? अकाउंट्स में कौन कौन सी रह गई है? टैक्स, लीगल और अकाउंट रह गया, इतना ही रह गया। 6 दिन का टाइम है, बिल्कुल है, एक एक्स्ट्रा क्लासेस लेके खत्म करवा दूंगा। आपकी कौन सी रह गई है? मैनेजमेंट वालों की पीओएम रह गया है, और आईटी वाला क्वेश्चन है वो मैं कल करवा दूंगा। उसके अलावा तो वो मेरी जिम्मेवारी है ना। तुम लोगों को तो यार मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, क्या 4 दिन में मैं अपना दिमाग खराब कर रहा हूँ तुम लोगों को इतना। मतलब सीरियसली यार, इस बैच में तो ना मैं परेशान हो गया तुम लोगों से, सीरियसली। मतलब अगली बार से तो मुझे ये है ना कि मुझे बस एक रिकॉर्डेड बैच बनाना चाहिए, बाकी कंपनीज की तरफ बेचना चाहिए और खुद बस आराम से रहना चाहिए, बस ये चीज है। देखो एक सिंपल बात समझ लो, मैं आपको कॉपी पर लिख के दे सकता हूं, मैंने आज अभी तक जितना पढ़ा दिया ना, अगर किसी बच्चे ने उतना भी ध्यान से पढ़ लिया, उतना भी अच्छे से परफॉर्म किया तो जेआरएफ हो जाएगा। अदरवाइज तुम 100% पढ़ के भी पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हारे दिमाग में ये बात किसने घुसाई है मुझे नहीं पता, ये सारा कुछ पढ़ना जरूरी होता है। भाई मैं नहीं पढ़ाता हूं सब कुछ, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बहुत सारे टॉपिक छोड़ता हूं, मैं तो सीधा बोलता हूं कि छोड़ता हूं। क्यों छोड़ता हूं? क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। हर टीचर का पढ़ाने का अपना तरीका होता है। बस आप बोलो कि 100 पढ़ा के बच्चों का एग्जाम क्लियर नहीं करवा रहा हूं, मैं 80 पढ़ा के 85 पढ़ा के हर साल है वो इतने जेआरएफ लेके आता हूं, तो इस चीज को समझ लो। नहीं तो फिर 94 में जाना है या 100 में से 6 में आना, वो तुम्हारा डिसीजन है। अगर इस सब पढ़ने का किसने तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात डाली है कि हर चीज पढ़नी होती है, हर चीज पढ़नी होती है, हर चीज पढ़ के 100 में से 100 नंबर ले लोगे? नहीं ले सकते। बस अब इस किसी को इसके बारे में मेरे बारे में नेगेटिव बोलना है, नेगेटिव रिव्यू लेना है, अगली बार मेरा कोर्स नहीं लेना, कुछ नहीं करो बेटा। लेकिन मुझे पता है मैं ऑनेस्ट तरीके से चीजों को कवर करवा रहा हूं। जो चीजें मुझे नहीं पढ़ानी है वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बात खत्म। अब जितना मर्जी इस चीज के लिए तुम वो करते रहो। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सचेंज रेट है, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट रेट है। हाई इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल लीडिंग टू एन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो उससे फॉरेन कैपिटल वो बढ़ती है, जिससे आपकी करेंसी एप्रिशिएट होती है। तो देखो करेंसी है, एप्रिशिएट का मतलब होता है करेंसी का प्राइस बढ़ना, करेंसी का प्राइस बढ़ना, और डेप्रिसिएट का मतलब होता है करेंसी का प्राइस कम होना। और एक वर्ड होता है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? जब कोई कंट्री जानबूझ के अपनी करेंसी के प्राइसेस को कम करती है। जब कोई कंट्री अपनी करेंसी के प्राइसेस को जानबूझ के कम करती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल कि भैया कंट्री ने अपनी कंपनी को करेंसी को कंट्री ने डिवैल्यूएशन कर दी, उसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। जाना जाता है इकोनॉमिक इंडिकेटर, डेटा जीडीपी है, इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है। दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। मार्केट स्पेकुलेशन है, तो स्पेकुलेशन से भी असर पड़ रहा है। सप्लाई और डिमांड है, ये सबसे मेन फैक्टर है। सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई है तो प्राइस कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, और कई बार सेंट्रल बैंक के द्वारा भी इंटरवेंशन की जाती है। जो मैं आपको बता रहा था ना, करेंसी को डिवैल्यूएट किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल बैंक। और उसको ऑर्डर कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब मोदी सरकार क्या करेगी? किसको बोलेगी? आरबीआई को बोलेगी कि भैया करेंसी को डिवैल्यूएट कर। डिवैल्यूएट इस वजह से करते हैं, कई बार क्या होता है मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं होती, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो करेंसी को कम कर दिया जाता है। मतलब करेंसी कम डिवैल्यूएट करने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम अपने आप को बेचारा सा दिखाते हैं। हम अपने आप को क्या दिखाते हैं? हम अपने आप को बेचारा सा दिखाते हैं कि भैया हमारी हालत कुछ ठीक नहीं।
हमारी हालत कुछ ठीक नहीं है, तो दूसरे लोगों को लगता है फिर जो ट्रेड कर रहे हैं कि यार यहाँ पर तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस वजह से इवैल्यूएट किया जाता है। देन आ जाता है रिस्क कौन कौन से होते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट रिस्क, द रिस्क एट करेंसी वैल्यू फ्लक्चुएट अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी देखा होगा आप लोगों ने, डॉलर है किसी टाइम पे 60 रुपए पे चल रहा था, किसी टाइम पे 65 पे चल रहा था, किसी टाइम पे 75 पे चल रहा था, वो तो इस वजह से मार्केट फ्लक्चुएशंस में एक्सचेंज रेट है वो ऊपर नीचे होता है। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट होता है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट कैन अफेक्ट करेंसी वैल्यू एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। क्रेडिट रिस्क, काउंटर पार्टी रिस्क है, अगर मैंने बताया था काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब होता है कि सामने वाली पार्टी आपके साथ कोई डिफॉल्ट कर जाती है, सामने वाली पार्टी आपके साथ क्या कर जाती है, एक डिफॉल्ट कर जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल काउंटर पार्टी रिस्क। देन आ जाता है हमारे पास लिक्विडिटी रिस्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी, नॉट बीइंग एबल टू बाय और सेल करेंसी क्विकली इनफ टू प्रिवेंट अ लॉस। अब ये होता है मार्केट के अंदर, कई बार क्या होता है जब एग्जाम मतलब आप मार्केट में ट्रेड करने लेते हो ना, कोई प्राइस सिर्फ 10 सेकंड के लिए ऊपर जाता है, अगर आपने बेच दिया तो बेच दिया, नहीं तो फिर नीचे आ जाता है, समझ आया ना। तो ये लिक्विडिटी रिस्क होता है। फॉरेन एक्सचेंज के एडवांटेज क्या होते हैं, हाईली लिक्विड होते हैं, डेली बेसिस पे आप एक्सचेंज कर सकते हो, 25 ओके 24 5 डेज अ वीक प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। जितने भी वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है, मतलब अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो, फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हो, तो 24/7 ही लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24/5। 24/5 का मतलब क्या होगा कि 24 घंटे 24 आवर डे 5 डेज अ वीक। तो फॉरेक्स है वो 24 घंटे में होती है, लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हो तो वो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होती है, सैटरडे संडे उसका भी ऑफ है। लेवरेज, ट्रेडर्स कैन कंट्रोल लार्ज पोजीशन विद रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजिंग पोटेंशियल रिटर्न। इसके अंदर क्या होता है, आप लोगों को फैसिलिटी भी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप लोगों को 1 लाख पे 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए के शेयर खरीदने की भी अनुमति दे दी जाती है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जनरली लोअर देन द अदर फाइनेंशियल मार्केट ड्यू टू हाई लिक्विडिटी एंड कॉम्पिटिटिव अमंग ब्रोकर्स। तो बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, तो यहां पर देखा जाए तो रिलेटिवली जो कॉस्ट होती है, ठीक है, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, काफी कम होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, अब रिस्क और रिटर्न में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना ही आना है, कॉमर्स में भी आना ही आना है और मैनेजमेंट में भी आना है, दोनों ही जगह पर आपको सवाल आएगा। अब रिस्क और रिटर्न का एक सीधा सा कनेक्शन है कि भाई जितना रिस्क होगा उतनी रिटर्न नहीं, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होगी, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगी, बहुत सिंपल बात है। तो इसके अंदर क्या बोला है, रिस्क का मतलब पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड इंक्रीजिंग द पोटेंशियल फॉर लॉस। रिस्क का मतलब क्या होगा, आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, तो उसपे रिस्क है कि भैया आपका पैसा डूब भी सकता है। तो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि इंक्लूडिंग द पोटेंशियल फॉर लॉस, कि भाई हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें हमें नुकसान हो सकता है। और रिटर्न है अगर वो आपके फेवर में चला गया कि आपने 1 लाख रुपए, जैसे 1 लाख का लगाया 50,000 है, तो वो 50,000 का रिस्क है, वहीं पर 1 लाख लगाया 1.5 लाख बन गया तो वो 50,000 का रिटर्न है। तो जितना ज्यादा रिस्क होता है उतनी ज्यादा रिटर्न होती है। तो रिस्क और रिटर्न एक साथ चलते हैं, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होगी, रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम होगी, लेकिन वही होता है ना, रिस्क है तो रिस्क है, वही चीज है, वही जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ रिस्क से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क में आता है सिस्टमैटिक रिस्क, सबसे पहला आता है सिस्टमैटिक रिस्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, मार्केट रिलेटेड रिस्क दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे। मतलब सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है जो मार्केट के अंदर, इसको मार्केट रिस्क भी बोल देते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, मार्केट रिस्क है, तो वो मार्केट फोर्सेस की वजह से है, वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, वो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो आपको बियर करना ही पड़ेगा। और अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं तो आपके लक्षण की वजह से एक कंपनी या इंडस्ट्री को और कैन बी रिड्यूस्ड टू द डाइवर्सिफिकेशन, जैसे बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क का कनेक्शन किसके साथ है, या फिर फाइनेंशियल रिस्क है और ऑपरेशनल रिस्क है, ठीक है। तो ये आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज का रिस्क है, फाइनेंशियल आपके डेट का रिस्क है और आपके ऑपरेशंस का रिस्क है। तो जो चीज हर किसी को अफेक्ट कर रही है वो सिस्टमैटिक रिस्क है, और जो चीज हर किसी को हर सेगमेंट को अफेक्ट नहीं कर रही है तो उसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, और अनसिस्टमैटिक रिस्क को क्या किया जा सकता है, डाइवर्सिफाई किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे तरीके होते हैं, वो चीज सिर्फ आपको अफेक्ट कर रही है, तो आप उसको इंटरनली लेवल पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अब रिस्क को कैसे मेजर कर सकते हो, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आप लोगों ने स्लाइड में पढ़ा होगा, डिस्पर्शन ऑफ रिटर्न अराउंड द मीन इंडिकेटिंग द वॉलेटिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो वैल्यू है वो सेंटर से कितनी दूर है, सेंटर के कितने पास और सेंटर से कितनी दूर है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को पता चल जाता है, ठीक है। वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना होता है। उसके बाद आता है हमारे पास जैसे बीटा। अब बीटा क्या होता है, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटर्न टू मार्केट रिटर्न। अब बीटा ग्रेटर देन 1 इंडिकेट हाई वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अगर जो बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, तो हम ये मानते चलते हैं कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो जो इंडिकेट हाई वॉलेटिलिटी देन द मार्केट, मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी से क्या है, हमेशा ज्यादा होती है, तो इसमें होता है। तो यहाँ पर देखो, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट रिजल्टेंट टू मार्केट रिटर्न, कि भैया मार्केट की जो रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न है वो आप लोगों को मिलने वाली है, अगर बीटा की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, और अगर कम है तो ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट है वो दूसरी साइड पे कम होती है। दूसरी होती है VAR, इसको वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं, एस्टिमेट द पोटेंशियल लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अ डिफाइंड पीरियड फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो वैल्यू एट रिस्क का मतलब होता है आप उस अमाउंट को एस्टिमेट करते हो जितना आपका लॉस हो सकता है, दैट इज एस्टिमेट द पोटेंशियल। वैल्यू एट रिस्क मतलब कितनी वैल्यू है आपकी रिस्क पे है, एस्टिमेट द पोटेंशियल लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ओवर अ डिफाइंड पीरियड फॉर अ गिवन कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक। तो ये आप लोगों के कुछ तरीके होते हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेजरिंग रिटर्न। अब रिटर्न कैसे एक्सपेक्ट होता है, इसके तरीके हो गए, हिस्टोरिकल रिटर्न, पास्ट में कितना रिटर्न आया था उसके बेसिस पे आप सोचते हो कि यार पास्ट में तो इतना रिटर्न आया था, 10% रिटर्न आया था, तो इस बार में कितना रिटर्न आया। एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न बेस्ड ऑन द पॉसिबिलिटीज। तो एक्सपेक्टेड का मतलब है कि आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हो, वो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टोटल रिटर्न रिसीव फ्रॉम होल्डिंग एसेट ओवर पीरियड। होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि आपने एक एसेट को 1 साल तक, जैसे होता है ना कि आप शेयर खरीद लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप आज आपने आरटीएन पावर के शेयर खरीद लिया, तो वो 100 रुपए का है, आपको उम्मीद है कि आने वाले 5 साल के अंदर वो 500 रुपए का हो जाएगा, तो 100 रुपए से 500 रुपए का शेयर हो गया, तो आप सोचो कि आपकी रिटर्न होल्डिंग पीरियड की रिटर्न कितनी होगी, 500% होगी।
तो फ्यूचर में आप मान के चलते हो कि होल्डिंग, आप होल्ड करने का मतलब आप बेचते नहीं उसको 1-2 साल तक, उसको पकड़ के रखते हो। और एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब कन्वर्ट रिटर्न ओवर एनी पीरियड इनटू एनुअल रिटर्न। इसमें क्या होता है, हम एनुअल रिटर्न की बात करते हैं। जैसे सपोज करो अगर आपको मंथली 1% आया तो आप ये मान के चलते हो कि हम एनुअली अगर हर महीने 1% रिटर्न आ रही है मुझे, तो 1 साल के अंदर मुझे कितनी मिलेगी, 12% आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। सबसे पहले हिस्टोरिकल, जिसके अंदर हम पास्ट परफॉर्मेंस को कंसीडर करते हैं। देन आ जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जिसके अंदर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। देन आ जाता है होल्डिंग पीरियड है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि एसेट को जितनी देर तक आप होल्ड करके रखोगे उसमें। और एनुअलाइज्ड रिटर्न होते हैं जहां पर कोई भी पर्टिकुलर टर्म एक उसको एनुअलाइज्ड रिटर्न में कन्वर्ट करते हैं। मैं तो आरटीएम पावर पे 100% रिटर्न लिया, 9 रुपए का था जब खरीदा था, अभी 3 दिन उससे पहले बेचा था, मतलब आई थिंक 3 तारीख को बेचा था, 19 रुपए पे हो गया था, 100% रिटर्न आ गई थी। अभी भी वो आई थिंक 18-19 पे ट्रेड कर रहे हैं, वो जाएगा 40 तक 2-3 साल तक, बट इतना पेशेंस कहां है। अब आता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। प्रिंसिपल, हाई पोटेंशियल रिटर्न आर एसोसिएटेड विद द हाई रिस्क। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बट इज द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई जो रिस्क है वो जितना ज्यादा होगा वो उतना पोटेंशियल रिटर्न भी ज्यादा होगा, पोटेंशियल रिटर्न भी ज्यादा होगा। सबसे पहली बात, efficient frontier, graphical representation of optimal portfolio that offer the highest expected return for a defined level of। efficient frontier का मतलब क्या होता है कि आप एक ग्राफ पे वैल्यू को प्लॉट करते हो और उसके अंदर देखते हो कि एक अगर इतना रिस्क है, अगर हम एक डिफाइंड लेवल ऑफ रिस्क फिक्स कर देते हैं कि इतना रिस्क है तो मैक्स टू मैक्स हमें कितनी रिटर्न आ सकती है, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें कितनी आ सकती है। देन कैपिटल मार्केट लाइन, लाइन रिप्रेजेंटिंग द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अ पोर्टफोलियो। तो कैपिटल मार्केट लाइन का मतलब क्या होगा, जो आप लोगों की रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ अ मार्केट पोर्टफोलियो, मतलब एक ऐसी लाइन कैपिटल मार्केट लाइन है जो आप लोगों को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बताती है जहां पर रिस्क रिटर्न क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जहां पर आपका रिस्क रिटर्न क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होती है, रिप्रेजेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट एज अ फंक्शन ऑफ देयर सिस्टमैटिक बीटा एनालिसिस के थ्रू। बीटा का सिस्टमैटिक रिस्क को किसके थ्रू मेजर किया जाता है, बीटा के थ्रू मेजर किया जाता है। तो बीटा के बेसिस पे हमें किसी एसेट पे कितनी रिटर्न मिलने वाली है ये किससे पता चल जाता है, ये हमें एसएमएल से पता चल जाता है। तो सीएमएल कौन सी होती है, कैपिटल मार्केट लाइन वो लाइन होती है जो आपकी रिस्क रिटर्न की ट्रेड ऑफ को बताती है। और सिक्योरिटी मार्केट लाइन कौन सी होती है, जो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न बताती है एसेट्स एज अ फंक्शन ऑफ देयर सिस्टमैटिक रिस्क। इतना सिस्टमैटिक रिस्क है तो हमें कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो मिलने वाली है, हाउ मच एक्सपेक्टेड रिटर्न वी आर गेटिंग। ठीक है, अब उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तो आप किसी एक कंपनी में 1 लाख रुपए नहीं इन्वेस्ट करोगे। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए तो आप किसी एक कंपनी में तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो आप कहां पर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे, यू ट्राई टू इन्वेस्ट इट इन डिफरेंट कंपनीज। तो आप सोचोगे कि भैया 10-10 हजार लगा देता हूं 10 कंपनीज में, ताकि मेरा जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे, क्योंकि कोई कंपनी बढ़ेगी कोई कम हो जाएगी, तो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो को प्रॉफिट भी रहना चाहिए। तो इसको क्या बोल देते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल डाइवर्सिफिकेशन, मतलब रिड्यूस अनसिस्टेमैटिक रिस्क बाय होल्डिंग अ वैरायटी ऑफ एसेट्स। आप अपने सारे जगह डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। वही होता है कि सारे एग्स को, जितने भी आपके पास अंडे हैं उसको एक ही बास्केट में डालोगे तो नुकसान हो जाएगा, तो उसको अलग अलग जगह पर डालना चाहिए। तो ये म्यूचुअल फंड के अंदर यही किया जाता है। सो रिड्यूस अनसिस्टेमैटिक रिस्क बाय होल्डिंग अ वैरायटी। तो इसके अंदर मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी आता है, प्रपोज दैट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैन ऑप्टिमाइज रिस्क एंड रिटर्न, जिसको आप एमपीटी बोल देते हो। तो एमपीटी थ्योरी क्या बोलती है, सिंपल बताती है कि अगर आप अपने पैसे को अलग अलग कंपनीज के अंदर एडजस्ट करते हो, अलग अलग एसेट्स लेते हो, तो आप लोगों की जो रिटर्न है और रिस्क है उसको एडजस्ट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्योंकि देखो एक पर्टिकुलर कंपनी में अगर आपने पैसा लगाया वो तो आपकी किस्मत है, हो सकता है आपको रिटर्न बहुत ज्यादा 10 रुपए का शेयर खरीदा 500 रुपए का हो जाए, है ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 10 रुपए का खरीदा था और 1 रुपए का रह गया। तो नुकसान और प्रॉफिट दोनों ज्यादा होते हैं अगर आप एक ही जगह पर अपने सारी पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो। तो इस वजह से बोला गया है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो अमाउंट है, जो अपना पैसा है उसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद आता है एसेट सिक्योरिटाइजेशन। एसेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेट एंड सेलिंग देम bonds टू इन्वेस्टर्स। अब इसके अंदर पता क्या होता है, कंपनी के पास कुछ लॉन्ग टर्म लोन्स पड़े हुए होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट पड़े हुए होते हैं, उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज में। समझ आए, द प्रोसेस ऑफ पुलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डेट। आपके पास कुछ मॉर्गेज का, कार लोन का, क्रेडिट कार्ड डेट पड़ा हुआ है जो आपको कोई भी रिटर्न नहीं दे रहा, जो आपको कोई भी रिटर्न है वो नहीं दे रहा, तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज में और उसको इन्वेस्टर्स को सेल कर देते हैं। ठीक है, जो इनलिक्विड एसेट्स होते हैं उनको लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट करके मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। क्या बोला मैंने, जो आपके इनलिक्विड एसेट्स होते हैं उनको लिक्विड एसेट्स बना के, जो आपके इनलिक्विड एसेट्स होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लिक्विड एसेट्स में, क्योंकि वो आप लोगों को पूरे का मतलब इकट्ठा करना, वो आप लोगों को किसी तरीके की कोई रिटर्न नहीं दे रहे हैं, तो उसको आप कन्वर्ट कर दे रहे हो इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज। आप उसको क्या कर दे रहे हो बेटा, आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, राइट। सो टू ट्रांसफॉर्म इनलिक्विड एसेट्स इनटू लिक्विड सिक्योरिटी। तो ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है कि जो हमारे जो इनलिक्विड एसेट्स होते हैं ना उनको हम लिक्विड सिक्योरिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि इनलिक्विड एसेट्स हैं मतलब जैसे फिक्स्ड एसेट्स हो गए ना, जो लोन हो गए, वो अभी आपको कोई रिटर्न नहीं दे रहे और आपको रिटर्न चाहिए, वो आपको किसी तरीके की कोई रिटर्न नहीं दे रहे, लेकिन आप रिटर्न चाहते हो, तो वो रिटर्न कैसे आएगी, वो रिटर्न आएगी किससे, एसेट सिक्योरिटाइजेशन से। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो अभी किसी ने स्टेटमेंट में लिखा कि सर इसका प्रोसेस पूछा गया, आपने बोला मैं यहां पर लेके आ गया। तो सबसे पहले आप एसेट को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कौन से एसेट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, लोन है या बाकी चीजें हैं, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, सबसे पहले आप पोल ऑफ एसेट्स को क्या करते हो,
जिसको आप सिक्योरिटाइज करना चाहते हो, मतलब वो सारे इलिक्विड एसेट्स को आइडेंटिफाई करते हो, वो सारे इलिक्विड एसेट्स को आप लेके आते हो जहां पर आप जिनको कन्वर्ट करना चाहते हो किसके अंदर, लिक्विड एसेट्स, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसके अंदर बेटा, लिक्विड एसेट्स में। दूसरा एसपीवी होता है, क्रिएट अ एसपीवी टू आइसोलेट द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द ओरिजिनेटर। तो आप एक ना एसपीवी बनाते हो, एसपीवी पता क्या होती है, एक सेपरेट कंपनी बना रहे हो, अपनी सब्सिडी बना रहे हो और ये सारे एसेट उसको कन्वर्ट कर दे, अपने सारे एसेट उठा के उसको दे रहे हो। तो लिखा हुआ ना क्रिएट अ एसपीवी, मतलब स्पेशल पर्पस व्हीकल को समझ लो कि अपनी एक सब्सिडी बनाई टू आइसोलेट द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द ओरिजिनेटर, ताकि उनका जो फाइनेंशियल रिस्क है वो आपसे हटके आपकी सब्सिडी कंपनी पे चला, जिसका रिस्क है वो आपसे हट जाए, मतलब वो रिस्क आप पे ना रहे, वो किस पे चली जाए, वो आपकी सब्सिडरी पे चला जाए। वो जो रिस्क है वो आप पर ना रहे, आपकी सब्सिडरी पे चला जाए। समझ आया? दूसरा पॉइंट है। तीसरा क्या होगा, पूलिंग ऑफ एसेट्स, कंबाइन मल्टीपल एसेट्स इनटू सिंगल पूल टू डाइवर्सिफाई रिस्क, और उसके बाद सिक्योरिटीज इशू कर देते हो और सेल टू इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सिंपल है, एसेट को सिलेक्ट किया, उसके बाद एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद फिर एक एसेट्स का पूल तैयार किया, एक सिंगल पूल, ताकि रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जा सके। उसके बाद सिक्योरिटीज इशू कर दिया बैक्ड बाय द पूल्ड एसेट्स और द सिक्योरिटीज आर सोल्ड टू इन्वेस्टर्स प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द ओरिजिनेटर। और वहां से जो पैसा आया है उस पैसे को आप जैसे चाहो वैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वहां से जितना पैसा आपको मिला उस पैसे को आप चाहते हो जैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप यू कैन इन्वेस्ट। अब जिस तरीके से आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो आप उस तरीके से उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ये दो तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं MBS, बैक बाय पूलिंग ऑफ मॉर्गेज, मतलब जिसमें भी मॉर्गेज लोन होते हैं। ठीक है, मॉर्गेज आप लोगों को पता ही है। देन आ जाता है एसेट बैक, जिसके अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लोन, जैसे कार लोन हुआ, क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हुआ और कोलैटराइज्ड डेट ओकेजन, बैक बाय डाइवर्सिटी पूल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर डेट है तो ये हो जाएगा, और अगर लोन है तो एसेट हो जाएगा, और अगर किसी तरीके का मॉर्गेज है तो वो आपका मॉर्गेज। मतलब इनके नाम के अंदर इनका मीनिंग लिखा हुआ, इनके नाम के अंदर इनका क्या लिखा हुआ बेटा, मीनिंग लिखा हुआ है। तो इससे ज्यादा डिटेल में जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसके नाम से बस इसका प्रोसेस पता होना चाहिए और इसका जो मीनिंग है वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है कि हम इन लिक्विड एसेट्स को कन्वर्ट कर दे रहे हैं लिक्विड एसेट्स में, ताकि हमें कुछ रिटर्न आ जाए, हमें कुछ रिटर्न आ जाए। क्लियर है? चल रहा है ना? चल रहा, बंद हो गया? देखो कोलैटरल में क्या होता है, कोलैटरल के अंदर बेसिकली आप चीजों को गिरवी रखते हो ताकि आप लोन लो, लेकिन जो मॉर्गेज होता है वो आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी परचेज करने में हेल्प करता है। तो देखा जाए तो जो कोलैटरल होता है वो लोन के लिए होता है और जो मॉर्गेज होता है वो बेसिकली प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए होता है। तो इसका प्रोसेस है, आप लोगों ने याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, टाइप्स नहीं पूछी जाएंगे। बेनिफिट क्या होता है, सबसे पहले तो लिक्विडिटी मिलती है, क्योंकि आपने इन लिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया, रिस्क ट्रांसफर हो गया, ओरिजिनेटर टू इन्वेस्टर्स में चला जाता है रिस्क, एसेट्स टू कैपिटल, आपको इमीडिएटली कैपिटल मिल जाती है, और डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टर्स गेन एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड पूल ऑफ एसेट्स। ठीक है, उनका पैसा वो अलग अलग एसेट्स में चला गया है तो उनको भी कोई रिस्क है वो नहीं लगता, उनको लगता है कि भैया हमारा भी रिस्क नहीं, हमारा किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। लेकिन इसके अंदर कौन कौन से प्लेयर है वो काम करते हैं। सबसे पहला तो होता है ओरिजिनेटर, जो मेन कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने लोन, जिनके जो ओन कर रहे हैं, ठीक है, जो उस लोन्स को और रिसीवेबल्स को ओन कर रहे हैं। की पार्टिसिपेंट्स में सबसे पहला आएगा ओरिजिनेटर, जो जिन्होंने उन लोन्स को क्रिएट किया है और रिसीवेबल्स को क्रिएट किया। देन आ जाता है एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एंटिटीज क्रिएटेड टू होल्ड द पूल्ड एसेट्स एंड इशू सिक्योरिटीज। तो ओरिजिनेटर ने एक एसपीवी मतलब अपनी एक सब्सिडरी क्रिएट की हुई है जिसको अपने सारे एसेट्स क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं, और जो कि होल्ड करेंगे पूल्ड एसेट्स एंड सिक्योरिटीज को इशू किया जाएगा। देन आते हैं इन्वेस्टर्स, बाय ऑफ सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट, मतलब जो वो कन्वर्ट कर दिया है इलिक्विड एसेट्स को लिक्विड एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको खरीदने वाले कौन है, रेटिंग, और रेटिंग एजेंसी असेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट। अब इसमें क्रेडिट रेटिंग है या रेटिंग एजेंसी भी आ जाती है, जो मतलब प्रॉपर चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि क्या एक्चुअली में वो सिक्योरिटीज है वो आप लोगों को इशू कर सकते हो या नहीं, जो उसके क्रेडिट के क्राइटेरिया है या क्रेडिट वर्दीनेस है, क्या वो चीज आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो चीज भी यहाँ पर क्या होती है आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये टॉपिक इजी है, लेकिन इतने से ही, ये छोटे से टॉपिक से ही आप लोगों को एक सवाल है वो देखने को मिल सकता है। देखा जाता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, मीनिंग समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट रिस्क, मतलब एक ऐसा रिस्क जो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन टू करेंसी, दो करेंसीज के बीच में जो एक्सचेंज रेट होता है ना, जैसे डॉलर को किसके साथ कन्वर्ट करना चाहते हो, रुपीस के साथ, रुपीस को किसके साथ कन्वर्ट करना चाहते हो, डॉलर के साथ। तो डॉलर और रुपीस को एक्सचेंज करते हुए जितना भी एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशंस होगी उसको क्या बोला जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज रेट रिस्क। उसको क्या नाम दिया जाता है, एक्सचेंज रेट रिस्क का नाम दिया जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एक्सचेंज रेट रिस्क। अब कौन कौन से तरीके का रिस्क हो सकता है, तीन तरीके का रिस्क होता है, एक होता है ट्रांजैक्शन, एक होता है ट्रांसलेशन और एक होता है इकोनॉमिक। अगर आप टीवाई को उठा के देखोगे ना तो बेटा इनके एक एक लाइन से सवाल पूछे जाते हैं, एक एक लाइन से सवाल पूछे जाते हैं। इस पीडीएफ को मैंने सुबह की मैनेजमेंट की क्लास में बोला था, कॉमर्स की क्लास में भी, कॉमन क्लास है उसमें भी बोल रहा हूं। देखो आपने जितना भी मेन कोर्स के अंदर पढ़ा हुआ नोट्स पढ़े बनाए हुए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको रिवीजन में प्रोवाइड की है ना, रिवीजन कोर्स के अंदर है, उसकी पीडीएफ का एक वर्ड भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। समझ आए, उसका एक वर्ड भी आपका मिस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हर चीज है वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से
80% चीजें आपको याद होंगी, सिर्फ 20% चीजें होंगी जो शायद नहीं होंगी। अगर आप उस 20% को पढ़ लोगे ना, तो आपकी तैयारी वो 80% में मैच हो जाएगी। ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी होंगी जो मेन कोर्स में शायद आपको लगे कि सर ये यहां पर नहीं थी, लेकिन वो इसमें आपको मिल रही है। तो कहीं ना कहीं वो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है सारी चीजों को कवर करने।